हेलो गाइस, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। क्या होता है गवर्नमेंट बजट और उसका इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है ये जानेंगे। पूरा यूनिट हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है जहां पे मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट देखे जाएंगे। तो पार्ट 1 को आगे चालू करते हैं। पार्ट 1 में क्या है, ये जो पार्ट 1 है ना इस यूनिट का, जहां पे मैंने भी आपको बताया मीनिंग क्या होता है। गवर्नमेंट बजट ये एक एनुअल स्टेटमेंट होती है। एनुअल स्टेटमेंट जैसी शब्द आपके लिए कोई नया नहीं है, अकाउंट्स में आपने पढ़ाई है, ठीक है। एनुअल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो ये एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जहां पे आइटम वाइज एस्टिमेटेड अमाउंट्स दिखाए जाते हैं रेसिप्ट्स और पेमेंट के ऑफ फिस्कल ईयर जो अभी आने वाला है। आइटम वाइज एक एक आइटम का अलग अलग सारे कंपोनेंट्स को डील करते हुए एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि आने वाले फिस्कल ईयर, अब फिस्कल ईयर कोई नई चीज नहीं है। फिस्कल ईयर वही है जो आप फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हो। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उसको ही फिस्कल ईयर कहते हैं। तो आने वाले फिस्कल ईयर की वैल्यूज हमें अब तो पता नहीं ना, भविष्य थोड़ी देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं एस्टिमेट लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है। ट्रेंड्स को देखते हुए, मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड वैल्यूज किस चीज की एस्टिमेटेड वैल्यूज? रेसिप्ट्स की या फिर पेमेंट्स की, एक्सपेंडिचर की। रेसिप्ट्स मतलब जो मिला, एक्सपेंडिचर मतलब जो हमने किया। ठीक है, तो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ रेसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द फिस्कल ईयर। ठीक है, अब क्या इसका ऑब्जेक्टिव्स है? सारी बातों को अभी रखो साइड में। क्या रिसिप्ट, क्या एक्सपेंडिचर, सब आएंगे। क्या फिस्कल ईयर पे सब आएंगे। सबसे पहले भाई किया क्यों है, करना क्या चाहते हो इसे करके। ठीक है, गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों जरूरत पड़ी वो इतने बड़े बड़े बजट हर साल हमारे मिनिस्टर जी लेके जाते हैं पार्लियामेंट में, नई नई उसमें घोषणाएं होती हैं। क्यों किया ये सब कुछ? सबसे पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर मैं कहूं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री में, कौन से प्रोडक्ट पे, कौन से कंपनी को ज्यादा मिलना चाहिए, कौन से टाइप के प्रोडक्ट को ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए, कौन से को कम रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ये डिसाइडेड नहीं होता है। अब सही सही बात तो ये कि डायरेक्टली बोला भी नहीं जा सकता। तो गवर्नमेंट बड़ी चालाकी से जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है उसको ज्यादा रिसोर्सेज दे देती है, जिसको डिमोट करना चाहती है, प्रमोट नहीं करना चाहती, उससे रिसोर्सेज ले लेती है। कैसे करेगी ये? 2 हथियार हैं उसके पास। एक टैक्सेशन, टैक्स में कंसेशन हो गया, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। दूसरा अभी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इतनी जल्दी क्या है हर चीज जानने की, पहले वाले को तो पक्का कर लें। टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, नाम से समझ में आ रहा है टैक्स में कुछ कंसेशन मिल रहा है, कोई छूट मिल रही है, कुछ सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी पे पहले गैस के सिलेंडर्स आते थे, सब ने सुना होगा, सबके घर में आते होंगे। अब तो खैर पाइपलाइंस बिछ गई। तो सबसे पहले करेंगे टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज से। जिस प्रोडक्ट को, फॉर सपोज मेरे को कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, मेरे को हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना है, तो उसको जो रिसोर्सेज जाते हैं मैं वहां पे लगा दूंगा टैक्स कंसेशन, मैं वहां पे लगा दूंगा सब्सिडी। अब वो क्या होगा, वो इनपुट्स, वो रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री को सस्ते में मिलना चालू हो जाएगा, और जब वो सस्ते में मिलना चालू हो जाएगा तो लोग ज्यादा उस प्रोडक्ट को, हैंडीक्राफ्ट को बनाने की इच्छा रखेंगे, बिकॉज अब उनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग रही है कम और प्रॉफिट मार्जिन वो लोग रख सकते हैं ज्यादा, इसलिए। वरना और क्या कर सकते हैं इसका, अगर दूसरा एग्जांपल देखें कि भाई टैक्सेस वो लगा भी सकते हैं। अगर वो टैक्स कंसेशन दे रहे हैं एक प्रोडक्ट को, वो दूसरे प्रोडक्ट को टैक्स लगा भी सकते हैं। जैसे टोबैको पे या अल्कोहल पे बहुत ज्यादा टैक्स है, और कोरोना लॉकडाउन के बाद आपने देखा होगा, सबसे पहले जब लॉकडाउन खुला और जब ये अल्कोहल का
बिजनेस चालू हुआ, लोगों ने बेचना चालू किया, खरीदना, भाई उन लोगों के पास जिनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं थे, पता नहीं कहाँ से स्वयं भगवान उनको पैसे दे गए और अल्कोहल खरीदने वो लोग लाइनों में जा रहे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन के लिए नोट बदलवाने जा रहे हैं। ठीक है, वो पिक्चर दोबारा से रिक्रिएट हो गई लोगों की लाइन में लगने की। तो ये सब क्यों हुआ भाई? जिसको आदत है वो लेगा ना, ठीक है, जिसको पीने की आदत है वो पिएगा। और गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है, उनका ये बंदे पैसे देंगे चाहे कितना भी टैक्स लगा लो तो इनसे लूटो, अच्छी चीज थोड़ी ना है जो वो पी रहे हैं, है ना, तो उनसे लूटा जा रहा है। तो एक तरीके से हम उनकी सेहत के बारे में सोच रहे हैं कि भाई उनको महंगा पड़ेगा, हो सकता है एक आध बंदा सोचे कि यार नहीं महंगा हो गया मैं नहीं पी सकता, छोड़ो बंद पीना। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो वेल एंड गुड, बट नॉर्मली ऐसा कुछ होता है नहीं, हम सबको पता है क्या होता है। दूसरी चीज जो रोक के रख रखी थी वो है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग। भाई कोई नहीं मिलेगा तो मैं कूद पड़ूंगा, मैं करूंगा जो करना है। कैसे? भाई गवर्नमेंट अगर देख रही है कि ये प्रोडक्ट है, इसका इनपुट बहुत महंगा पड़ा है, इसको बनाना महंगा पड़ रहा है, कोई नहीं चाहता कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं, मैं इस इंडस्ट्री में घुसूं, तो गवर्नमेंट खुद अपने पैरों उस इंडस्ट्री में डाल देती है, खुद घुस जाती है, चलो मैं बना लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी वो रिसोर्सेज को रिएलोकेट करती है, चेंज करती है, वो चाहे जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहे उसको प्रमोट कर सकती है। सेकेंड आता है हमारे पास रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज या इनकम एंड वेल्थ। देखो इनइक्वालिटी तो है, हर कोई अमीर नहीं है, हर कोई गरीब नहीं है, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो इनइक्वालिटी तो है, इनकम की इनइक्वालिटी, वेल्थ की इनइक्वालिटी। इसको कैसे कम किया जाए? तो पॉइंट में यही है, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो गवर्नमेंट का बजट में ये भी ध्यान रखा जाता है कि ये इनइक्वालिटी, जो ये गैप है, ये कम हो। अब कैसे कम होगा? रिच जो चीजें खरीदते हैं, महंगी गाड़ियां, महंगे फोन्स, ठीक है, या कोई होम डेकोर की आइटम्स, जो नॉर्मली पुअर नहीं खरीदते, उनको बहुत महंगी पड़ती है, उस आइटम पे टैक्स लगा दो। होगा क्या? क्योंकि वो रिच हैं तो वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब उन पे टैक्स ज्यादा लगेगा तो गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जिस पैसे को वो बाद में पुअर के ऊपर स्पेंड कर सकती है। तो अमीरों से लूटो, गरीबों पे लुटाओ, अमीरों से लूटो, गरीबों पे लुटाओ। अच्छा भी हो रहा है, जो जिनके पास पैसा है वो तो वैसे भी खरीद ही लेंगे, इनके पास नहीं है उनके लिए सोचो कि तुम्हारा काम ही है ये, गवर्नमेंट तुम्हें बनाया किस बात के लिए। सेकंड है, थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। कैसे मेंटेन होगी? दो प्राणी हैं जो इसको मेंटेन नहीं होने देते, एक इन्फ्लेशन, एक डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब चीजों का बहुत ज्यादा महंगा हो जाना, डिफ्लेशन मतलब चीजों का बहुत ज्यादा सस्ता हो जाना। अब जरा याद करो अपनी माइक्रो इको, इन्फ्लेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सेलर्स को लगता है भाई सब लोग यही मांग रहे हैं, चलो इसका दाम बढ़ा दो, हम भी मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, जैसे अभी लॉकडाउन में देखो, स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन या अभी भी सैनिटाइजर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो कई लोगों ने सैनिटाइजर्स महंगे बेचने शुरू कर दिए, मास्क महंगे बेचने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी अचानक से, और कई लोग इस इंडस्ट्री में बाद में घुसे जिनका कोई लेना देना नहीं था, अब वो भी सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और डिफ्लेशन मतलब डिमांड का कम हो जाना, या मैं कहूं प्राइजेस का कम हो जाना, कोई खरीद ही नहीं रहा उस सामान को। जैसे रियल एस्टेट में अक्सर होता है, प्रॉपर्टीज कोई खरीदता नहीं है तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ये तो खैर एग्जांपल थे। अब इन दोनों राक्षसों से निपटने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला तरीका जो इन दोनों राक्षसों से निपटने का तो है, वो तो है जो हमने पहले डिस्कस किया, टैक्स। अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो टैक्स लगा दो, लोग बाग कम मांगना चालू कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी, नॉर्मल पे आ जाएगी। अगर डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रही है तो टैक्स हटा लो, लोग अब ज्यादा डिमांड करना चालू कर देंगे, डिमांड नॉर्मल पे आ जाएगी। दूसरा तरीका, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया पीछे वाले पॉइंट में, देखा था फर्स्ट पॉइंट में, गवर्नमेंट खुद कूद जाती है सामान बनाने, यहाँ पे भी गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर वेरी कर देती है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो अपने खर्चे कम कर देगी
ताकि नॉर्मल मार्केट डिमांड में ज्यादा चेंज ना आए, मार्केट डिमांड नॉर्मल हो जाए। अगर डिमांड बहुत ज्यादा कम है मार्केट में तो गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देगी ताकि मार्केट की डिमांड वापस से उठ के नॉर्मल पे आ जाए। अगला पॉइंट पे मैं आता हूं जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मतलब एनजीओज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, इनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने के पूरा ध्यान रखा जाता है बजट में। बिकॉज कई ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ सम ऑफ द अदर रीजन, और ये लोग कर देते हैं। और दोनों का मकसद यही है कि भाई गवर्नमेंट के गरीब लोगों का फायदा हो। अगला पॉइंट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। इकोनॉमिक में ग्रोथ कैसे होती है, जीडीपी कैसे इंक्रीज होती है? जब रेट ऑफ सेविंग्स और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़े, या लोग ज्यादा सेव करें और जो सेव किया उसको इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करें। तो गवर्नमेंट का एक बजट में ये भी एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई हम सेविंग्स को इंकरेज करें, और फिर उसके बाद एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हम अपने सिटीजन्स को दें जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करें। पैसा इन्वेस्ट होगा तो पैसे से पैसा बनता है, और पैसा बनेगा, इकोनॉमी और रिच होगी और कंट्री की और ग्रोथ होगी। लास्ट पॉइंट आता है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। कई सारे एरियाज होते हैं बैकवर्ड होते हैं, वहां की जनता बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होती, मॉडर्न नहीं होती, नॉर्मल लाइफ से उनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। उसको गवर्नमेंट को कैसे हैंडल करना है, वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, एरियाज बनाती है जहां पे वो टैक्स कंसेशंस, सब्सिडीज, ये सारी चीजें देती है। बेसिकली वो इनकरेज करती है लोगों को, आओ भाई इस एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाओ, जब इस एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाओगे तो आपको स्पेशल छूट मिलेगी, और ये जो स्पेशल छूट है इसकी वजह से आपकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ऐसा करके कुछ हमने टर्म सुनी है इकोनॉमिक जोन्स की, सोशल इकोनॉमिक जोन्स हमने सुने हैं, SEZs, जहां पे इनकरेज ही यही किया जाता है कि आप यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाओ, उससे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, जो अभी इतने ज्यादा अर्बनाइज नहीं हुए हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट आएगी, पैसा आएगा, और लोगों की समृद्धि, लेवल ऑफ लिविंग बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये सारा ध्यान रखा जाता है, ये सारा ऑब्जेक्टिव होता है एक गवर्नमेंट बजट को बनाते वक्त। ठीक है, अब इसमें आगे बहुत सारे काम है। रिसिप्ट्स कई टाइप्स की होती हैं, एक्सपेंडिचर कई टाइप्स के होते हैं, वो सारे हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा बोरिंग ना हो जाए इसलिए छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूं। पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। नहीं समझ में आए तो भाई वीडियो है, क्लास में तो बैठे नहीं हो, वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज बोर्ड्स में लाने हैं 90 पार, अब की बार 90 पार। ठीक है, लेट्स मेक दिस, इसको हम अपना नारा रखते हैं, अब की बार 90 पार। चलो, so with this I'd like to end this lecture here, but yes, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहें, और आगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि सबसे पहले आपको पता चल जाए कि हाँ भाई सर ने कोई वीडियो डाली है, मेरे को जाके देखनी है। क्योंकि हमारी टैग लाइन है द की टू अनलॉक योर सक्सेस, तो किसी भी वीडियो में वो की हो सकती है जो आपकी सक्सेस का ताला खोले। तो अगर बेल आइकन नहीं दबाओगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चाबी मिस हो जाएगी, सक्सेस और देर से मिलेगी। तो चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।